हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th NCERT मैथमेटिक्स। हमारा चल रहा है चैप्टर 6 त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। और एक्सरसाइज जो है हमारे वो 6.3 अभी हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम इसके प्रमेय देख रहे हैं, थ्योरम देख रहे हैं, और आज हम देखेंगे थ्योरम 6.4। जो 6.4 थ्योरम है वो हमारे समरूपता का भुजा 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 नियम है, यानी कि समरूप त्रिभुजों का भुजा 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 नियम SSS नियम है। इसको हम सिद्ध करेंगे। देखो क्या है, इससे पीछे वाला जो वीडियो है वो मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के देख लेना। यानी 6.1 प्रमेय, 6.2 प्रमेय, 6.3 प्रमेय, ये सारे प्रमेय मैंने डाल दिए हैं और आप जाकर के समझ सकते हो। अब देखो, ये है 6.4 प्रमेय। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती यानी एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और ये समरूप त्रिभुजों का SSS यानी भुजा 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 नियम कहलाता है। तो देखो यहाँ पर जो है हमें दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF। यहाँ पर दो त्रिभुज बनाए मैंने, ABC और DEF, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में क्या है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, यानी इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है, ऐसा हमें यहाँ पर दिया हुआ है। यानी यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती है, यानी एक ही अनुपात में है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF के संगत कोण बराबर है। संगत कोण यानी कि कोण A को D के बराबर सिद्ध करना है, कोण B को E के बराबर सिद्ध करना है, और कोण C को F के बराबर सिद्ध करना है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F हमें सिद्ध करना है ना। और यहाँ पर हमने रचना जो की है, जो रचना पीछे वाले प्रमेय में थी वही सेम ही रचना है, यानी कि त्रिभुज DEF की भुजाओं DE तथा DF पर बिंदु P तथा Q इस प्रकार लिए कि AB बराबर है DP के तथा AC बराबर है DQ के, और P को Q से मिलाया। यानी कि ये जो मैंने रचना लिखी है इसका मतलब क्या है कि जो बड़ा त्रिभुज है DEF, यहाँ पर मैंने लिखा है त्रिभुज DEF की भुजाओं DE और DF, यह है भुजा DE और यह है भुजा DF, इसके ऊपर बिंदु लिए हुए हैं P और Q। यहाँ पर हमने दो बिंदु लिए P और Q। वो किस प्रकार के लिए, वो इस प्रकार लिए कि AB बराबर है DP के, जो AB है वो DP के बराबर होनी चाहिए, और जो AC है वो DQ के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने दो बिंदु लिए, फिर हमने P और Q को आपस में मिलाया। ये रचना आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम यहाँ से उपपत्ति शुरू करेंगे। तो देखो हम शुरू करेंगे, हमें जो दिया हुआ है वहां से शुरू करेंगे। दिया हुआ है AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। ये जो हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें जो इसका 6.1 जो थेल्स प्रमेय उसका विलोम प्रमेय जो 6.2 है उसका हम इस प्रमेय में उपयोग करेंगे। 6.2 प्रमेय क्या है, 6.2 प्रमेय के अंदर क्या है कि यदि कोई त्रिभुज ABC है और इसमें यदि कोई रेखा DE खींची गई है, यदि कोई रेखा DE खींची गई है, तो फिर इन दोनों, ये दोनों अनुपात और ये दोनों अनुपात बराबर होता है, तो फिर DEBC के समांतर होते हैं। उसमें यदि AD बटा BD बराबर है AE बटा EC के, तो DE समांतर होगा BC के, ऐसा। तो यार इसके अंदर जो ये दिया हुआ है, इसके अंदर जो रचना से AB बराबर है DP के, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, और AC बराबर है DQ के, ये हो गया समीकरण 3। तो जो रचना से AB बराबर DP और AC बराबर DQ है, वो हम यहाँ पर AB और AC की जगह मान रख देंगे। तो हमने समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो AB की जगह हमने लिख दिया DP बटा DE
बराबर डी क्यू बटा डी एफ। देखो ये तो हमने इसका किया व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम किया तो ये हो गया डी ई बटा डी पी बराबर इधर हो गया डी एफ बटा डी क्यू। अब देखो जो डी ई है ना, वो डी ई बराबर हमारे पास में होता है डी पी प्लस पी ई। डी ई को हम ऐसे लिख सकते हैं डी पी प्लस पी ई। देखो डी एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो डी एफ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी क्यू प्लस क्यू एफ, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें मान लो कि हमने इसको समीकरण 4, इसको 5 और इसको 6 नाम दे दिया। तो समीकरण 4 में समीकरण 4 में 5 व 6 से मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, यहां पर हमने लिख दिया dp प्लस पीई बटा dp बराबर इधर लिख दिया dq प्लस qf बटा qd या dq। अब यहां पर जो है ऊपर dp बटा p, ये यहां पर d की जगह लिख दिया, ये इधर df की जगह ये लिख दिया। अब हम इसको ऐसा अलग अलग कर देते हैं, मान लो, यानी कि जो उधर ऊपर दो भाग है उसको हम dp बटा dp प्लस pe बटा dp, इधर भी हम लिख देंगे dq बटा dq और प्लस qf बटा dq। यानी हमने इनको ऊपर जो प्लस का चिन्ह है उसके दो दो भाग कर दिए। अब यहाँ पर इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, यहाँ पर 1 प्लस pe बटा dp बराबर 1 प्लस qf बटा dq। अब एक एक को हटा दो क्योंकि दोनों तरफ है तो एक एक हट जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया pe बटा dp बराबर qf बटा dq। अब यहाँ पर जो हमें चाहिए वो dp बटा pe और dq बटा qf चाहिए, तो इसको आप व्युत्क्रम कर दो। यानी कि ये जो समीकरण हमने ले लिया 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 7 का व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या होगा dp बटा pe बराबर हो जाएगा dq बटा qf। देखो ये हो गया dp बटा pe और dq बटा qf। इससे क्या होगा, अतः प्रमेय 6.2 के अनुसार PQ समांतर है EF के। जो PQ है वो EF के समांतर है, ये यहाँ से सिद्ध हुआ, यानी PQ EF के समांतर है। तो हम क्या करते हैं, इसको हमने समीकरण 1, इसको हमने कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 नाम दे दिया। तो यहाँ से क्या होगा कि PQ समांतर है EF के, अतः हम क्या लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण, ये संगत कोण है, ठीक है। और कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ये भी क्या है, ये भी संगत कोण है, ठीक है। तो ये संगत कोण है। अब EPQ व त्रिभुज DEF में देखो कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के, ये हो गया समीकरण 8 से, ठीक है ना। कोण 3 बराबर हो गया कोण 4 के, ये हो गया समीकरण 9 से, ठीक है ना। और कोण D बराबर है कोण D के, ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है ना। देखो वापस समझो कि कोण 1 और 2 बराबर है, कोण 3 और 4 बराबर है, ये हमने ऊपर सिद्ध किए हैं। और डी जो कोण है वो त्रिभुज DPQ में भी है और DEF में भी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF के, और त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF के। अतः हम लिख सकते हैं कि DP
बटा डी ई बराबर है डी क्यू बटा डी एफ बराबर है पी क्यू बटा ई एफ। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है। इसके आधार पर हमने यानी संगत भुजाएं समानुपाती कर दी हमने। डीपी बटा डी बराबर डी क्यू बटा डी एफ बराबर डीपी बटा ई एफ। देखो डीपी बटा डी क्यू बटा डी एफ और पी क्यू बटा ई एफ, यानी कि डीपी बटा डी क्यू बटा ई एफ और पी क्यू बटा ई एफ, इनकी संगत भुजाएं हमने समानुपाती कर दी। अब देखो यहाँ पर इसको हमने समीकरण दे दिया 10। अब हमें जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं, दिया हुआ जो ये है उसको हम ऐसे लिखते हैं ए बी बट्टा डी ई बराबर, ये डी एफ ऐसी को पहले लिखते हैं, ए सी बट्टा डी एफ बराबर बी सी बट्टा ई एफ। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 11। अब समीकरण 11 में हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए बी है, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं डीपी तथा ए सी बराबर हम लिख सकते हैं डी क्यू। ये कैसे लिख सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं रचना से ये हम लिख सकते हैं रचना से। तो यहाँ पर हम ए बी बराबर हम लिख देंगे डीपी और ए सी बराबर हम लिख देंगे डी क्यू। तो ये आ जाएगा ए बी बट्टा डीई, तो ये आ जाएगा ए बी की जगह हमने लिख दिया डीपी बट्टा डीई, डीपी बट्टा डीई बराबर डी क्यू बट्टा डी एफ बराबर बी सी बट्टा ई एफ। ठीक है ना, ये हो गया समीकरण नंबर 12। तो यहाँ पर जो समीकरण, यहाँ पर ये ए बी की जगह डीपी लिख दिया, ए सी की जगह डी क्यू लिख दिया और ये भाग है जैसे। अब यहाँ पर हमने जो देखो ये डीपी समीकरण 10 और 12 से, समीकरण 10 और 12 से डीपी बटा डी इसमें, डीपी बटा डी इसमें, डी क्यू बटा डी एफ इसमें, डी क्यू बटा डी एफ इसमें। तो फिर ये वाले पार्ट बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू बटा ई एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। तो हम लिख देंगे समीकरण 10 व 12 से पी क्यू बटा ई एफ बराबर है बी सी बटा ई एफ के। तो देखो ई एफ कट गया तो यहां से हमारे पास में आया पी क्यू बराबर है बी सी के। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 13। अब देखो त्रिभुज लिया हमने ए बी सी व त्रिभुज, हमने त्रिभुज लिया डी पी क्यू। ठीक है ना, ए बी सी और डी पी क्यू में क्या है कि ए बी बराबर है डी पी के रचना से, ए सी बराबर है डी क्यू के, ये भी रचना से, और बी सी बराबर अभी हमने जो सिद्ध किया पी क्यू के, ये हमने समीकरण 13 से, यह लिख दो आप समीकरण 13 से। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो गया कि सर्वांग सम यानी भुजा नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू के। यहां पर हमने इनको दोनों को सर्वांग सम कर दिया। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अतः कोण बी बराबर है कोण 1 के, ये हमने देंगे समीकरण 14, और कोण सी बराबर है कोण 3 के, ये हम देंगे समीकरण 15, और कोण ए बराबर है कोण डी के, ये हमने दे दिया समीकरण 16। ठीक है ना, अब देखो अब जो हमारा समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 9 है उसमें क्या है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, और समीकरण नंबर 14 और 15 में 1 बराबर है बी के,
और जो 3 बराबर है सी के, तो इसका मतलब है कि जो 1 है वो बी के भी बराबर है, 1 है वो 2 के भी बराबर है। तो हम सीधा क्या कह सकते हैं कि बी जो है वो 2 के बराबर है। समीकरण 14वें 8 से, समीकरण 14वें 8 से, तो क्या है, कोण B बराबर है कोण 2 के। इसका मतलब कोण B 2 के बराबर है, तो इस कोण B बराबर है कोण E के। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 17। ठीक है। और समीकरण कौन सा, 15वें, समीकरण 15वें 9 से, कि 3 बराबर है C के और 3 बराबर है 4 के, तो सीधा ही जो C है वो 4 के बराबर है, C जो है वो 4 के बराबर है। तो समीकरण 15वें 9 से, 15वें 9 से हम क्या लिख देंगे कि C बराबर है कोण 4 के, यानी कोण C बराबर है कोण F के। ठीक है ना। अब इसको हम दे देंगे समीकरण 18, समीकरण 16, 17 वे 18 से, समीकरण 16, 17 और 18 से त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कि कोण ए बराबर है डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर है कोण एफ के। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। यही हमें सिद्ध करना था, इसे कहते हैं हम इतिसिद्धम। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भुजा नियम है, समरूपता का भुजा नियम, यानी हम संगत भुजाएं लेके चले और हमने संगत कोण बराबर कर दिए, यानी हमने इनको ए नियम से सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा जो है एस नियम सिद्ध हो गया, यानी समरूपता की एस कसौटी जो है, जो हमारा प्रमेय 6.4 है वो सिद्ध हुआ। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।